इसके पश्चात अब विस्तार पूर्वक जानकारी भारत के हर नागरिक तक पहुंचे, इस हिसाब से हम लोग एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। इस प्रयास में प्रमुखता से प्राध्यापक देवीदास घोड़ेसवार सर संविधान के तज्ञ हैं और बहुत सारे किताबों के लेखक हैं और आम्बेडकरी विचारक हैं। मैं उनसे विनती करूंगा कि वे इस मामले में अपनी बात रखें। 26 नवंबर 2020 26 नवंबर 2020 26 नवंबर संविधान दिवस। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किया गया। हमारे मुक्ति का प्रलेख। मैं दोहराता हूँ, 26 नवंबर 2020 को किसानों का आंदोलन शुरू हुआ था। मोदी सरकार ने जो 3 कानून बनाए थे, उन कानूनों के विरोध में यह आंदोलन शुरू था और 26 नवंबर 2021 को बड़ी सफलता के साथ यह आंदोलन समाप्त हुआ। आंदोलन अभी समाप्त नहीं हुआ, लड़ाई युद्ध जारी है। तीनों कानून पीछे लेने की घोषणा करते समय मोदी जी ने कहा था कि हमारी नीयत साफ थी, हमारी नीयत साफ थी, लोगों तक हम इसको पहुंचाने में असफल रहे, इसीलिए माफ़ी मांगकर मैं ये तीनों कानून वापस ले रहा हूँ। मोदी जी, जब से आप सत्ता में आए 2014 से, तब से आपकी नीयत कभी भी साफ नहीं थी, आज भी नहीं है। जिस दिन आप सत्ता में आए उसी दिन आपने घोषणा की थी कि हम सारे ही सार्वजनिक उद्योगों, व्यवसायों का निजीकरण करेंगे। उसी दिन घोषणा की थी। उसी दिन आपकी नीयत साफ हो गई थी कि आप सारी ही 70 साल में निर्मित संपत्तियां आप बेचने जा रहे हो। बाबा साहब आम्बेडकर की प्रतिमा को साक्षी रखकर हम सीनियर सिटीजन्स, हम ज्येष्ठ नागरिक आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। बैंकों के निजीकरण की आपकी नीति का विरोध करने के लिए। बहुत बार ये पूछा जाता है कि आपको क्या लेना देना है, ये विषय तो आपका है नहीं, आप क्यों यहाँ पर आकर बैठे हुए हो? क्योंकि 16 और 17 दिसंबर को 9 लाख बैंकों के कर्मचारियों ने आंदोलन किया। ऐसा लगा लोगों को, आम आदमी की धारणा है कि किसानों का आंदोलन किसान करेंगे, बैंकों का आंदोलन बैंक वाले करेंगे, डिफेंस फैक्ट्रीज का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है वो आंदोलन वो करेंगे। परंतु इन सारी ही चीज़ों का संबंध आम आदमी से है और आम आदमी की होने से वजह से इसका प्रभाव आम आदमी के जीवन पर पड़ने की वजह से यदि आम आदमी इन आंदोलनों से जुड़ता है तब ही सरकार की नीतियां बदल सकती हैं, बदलने के प्रयास किए जा सकते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1946 में स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज लिखा। उस स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज में बाबा साहब अम्बेडकर स्पष्टतया कहते हैं कि बेसिक इंडस्ट्रीज, की इंडस्ट्रीज, इंश्योरेंस, बैंकिंग और एग्रीकल्चर, इनका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। फिर से दोहराता हूँ, बेसिक इंडस्ट्रीज, की इंडस्ट्रीज, इंश्योरेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर और एग्रीकल्चरल लैंड, इनका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। जब तक राष्ट्रीयकरण नहीं होगा तब तक आम आदमी को प्रतिष्ठा से जीवन जीने के लिए आजीविका का साधन उपलब्ध नहीं होगा। 1969 में जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया तो उसके पीछे धारणा यही थी कि कल तक आम आदमी जो बैंकिंग व्यवस्था से अलग था,
बाहर था, एक्सक्लूड किया गया था, अर्थव्यवस्था से एक्सक्लूड किया गया था, उस आम आदमी को अर्थव्यवस्था में इंक्लूड करने के लिए, उस आम आदमी को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1969 तक कोई भी निजी बैंक गांव में जाना नहीं चाहती थी, देहात में जाना नहीं चाहती थी, सामान्य आदमी को, गरीब को अपना ग्राहक बनाना नहीं चाहती थी। और इसीलिए हमारी जनसंख्या का बड़ा हिस्सा अर्थव्यवस्था के बाहर था, बैंकिंग सेक्टर से बाहर था। आज भी परिस्थिति यह है कि गांव में, खेड़े में, छोटी छोटी बस्तियों में जो बैंक्स है वह सरकारी बैंक्स है। निजी बैंक कभी भी आम आदमी को यह सेवा दे नहीं सकती, देगी भी नहीं। यदि निजी बैंक यह सेवा दे नहीं सकती, इसका मतलब यह होगा कि आम आदमी बैंकिंग सेक्टर से एक्सक्लूड किया जाएगा, आम आदमी अर्थव्यवस्था से एक्सक्लूड किया जाएगा। मैं आम आदमी हूँ, मैं आम आदमी का प्रतिनिधि करके यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। मैं बैंक में, मेरी नौकरी नहीं है, अब तो मैं रिटायर हो चुका हूँ अपने फील्ड से, मुझे नौकरी नहीं करनी है, मेरे बच्चे को नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी मुझे मालूम नहीं, परंतु मैं अर्थव्यवस्था से एक्सक्लूड होना नहीं चाहता। आम आदमी बैंकिंग व्यवस्था से एक्सक्लूड होना नहीं चाहता। यदि बैंकों का निजीकरण होता है, मोदी जी से मैं पूछना चाहता हूँ, मोदी जी जनधन योजना की बात करते हैं, करीब कई करोड़ अकाउंट्स जनधन योजना के चलते बैंकों में खोले गए हैं। यह उन लोगों के अकाउंट्स हैं जिन लोगों के पास बचत करने के लिए, अकाउंट्स खोलने के लिए भी पैसे नहीं थे। सरकार ने बिना पैसों के उनके खाते बैंक्स में खोले हैं। मैं मोदी जी से, अर्थ मंत्री महोदया से पूछना चाहता हूं कि जनधन योजना के तहत कितने महिलाओं के या कितने आम आदमी के अकाउंट्स निजी बैंकों में है। यदि 10 भी अकाउंट्स निजी बैंक में हो गए तो मैं शायद मोदी जी की इस नीति का, बैंकों के निजीकरण की नीति का समर्थन करूंगा। निजी बैंक्स जनधन खाते खोलेगी नहीं, खोलना नहीं चाहती। यदि निजी बैंक्स होते तो मोदी जी की जनधन योजना कभी भी आम लोगों तक नहीं पहुंचती। गए कई वर्षों से भारत में आम आदमी और विशेषतः महिलाओं के सक्षमीकरण के लिए एक आंदोलन चलाया जा रहा है, जिस आंदोलन का नाम है सेल्फ हेल्प ग्रुप। जिस आंदोलन का नाम है सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप स्वयं सहायता समूह, यह प्राय उन महिलाओं के है जो महिलाएं अपनी छोटी छोटी बचत करती हैं, उन बचत के सहारे आत्मनिर्भर होना चाहती हैं, बैंक से जुड़ना चाहती हैं, बैंक से जुड़ने के बाद प्रोडक्टिव लोन लेना चाहती हैं और शायद उसके भरोसे आत्मनिर्भर होना चाहती हैं। सारे ही सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के अकाउंट यह सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक्स में है। किसी भी प्राइवेट बैंक ने इनके अकाउंट्स नहीं खोले हैं। इसका मतलब यह है कि आम आदमी की पहुंच केवल सरकारी बैंकों तक है। क्यों? इसलिए कि सरकार की नीति है, यह नीति रही है शुरू से ही कि आम आदमी अर्थव्यवस्था में इंक्लूड किया जाए, आम आदमी बैंकिंग व्यवस्था में इंक्लूड किया जाए। भारत की अर्थव्यवस्था में SME, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज, अर्थव्यवस्था के विकास में
स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज का सबसे अधिक योगदान है। जितने भी प्राइवेट बैंक्स हैं उन बैंकों से मैं पूछना चाहूँगा या मोदी जी का अर्थ मंत्रालय इसकी जानकारी दे कि स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज को कितने प्राइवेट बैंकों ने लोन दिया है। आज स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज जो जिंदा है, अर्थव्यवस्था में जो योगदान दे रहे हैं, वह सारा का सारा योगदान सरकारी बैंकों का है, सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों का है। हमारी बचत, आम आदमी की बचत, पूछिए आम आदमी के भारत से कि वो अपनी बचत कहाँ रखता है और क्यों रखता है। सरकारी बैंक ही क्यों पसंद है? क्योंकि निजी बैंकों पर विश्वास नहीं है। मेरा क्या, मेरा नहीं, दुनिया में किसी का भी कारपोरेट सेक्टर पर विश्वास नहीं है, पूंजीगत व्यवस्था पर विश्वास नहीं है। मैं उदाहरण देना चाहूँगा स्टिग्लिट्स के, जोसेफ स्टिग्लिट्स वर्ल्ड बैंक के इकोनॉमिस्ट थे, नोबेल प्राइज विनर थे। क्या कहते हैं वो कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर, कारपोरेट सेक्टर, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जो कैपिटलिस्ट है, यह कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मूलतः इमोरल है, अनैतिक है। जब तक, और ये कब कहा उन्होंने, जब 2011 में एक आंदोलन चला अमेरिका में। वो आंदोलन क्या था? वो आंदोलन था 1% वर्सेस 99%। क्या था आंदोलन? वो आंदोलन ये था कि इस कैपिटलिज्म के चलते, इस मुक्त अर्थव्यवस्था के चलते अमेरिका में सारी ही संपत्ति का केंद्रीकरण 1% लोगों के हाथ में हो गया है और 99% लोग और गरीब हो रहे हैं। तो उस आंदोलन को कहा जाता है 1% वर्सेस 99%। मैं, मोदी जी जब से सत्ता में आए तब तक अभी तक क्या हो रहा है, इसका कुछ उदाहरण आप लोगों को देना चाहता हूँ। कोरोना का तो बहाना है, कोरोना का बहाना है। 2014 से ही देखो तो हमारी अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है, हमारी अर्थव्यवस्था डूब रही है। इसका उदाहरण बताता हूँ। आज भी मोदी जी कहते हैं और बड़े गर्व से कहते हैं, किस पर गर्व करते हैं मोदी जी मालूम नहीं, मगर गर्व से कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम मुफ्त में अनाज दे रहे हैं। जिस देश में 130 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में जब 80 करोड़ लोग मुफ्त का अनाज लेने की लाइन में खड़े हैं, क्या यह किसी भी देश के लिए अभिमान का विषय हो सकता है? किसी भी देश ने इस पर गर्व करना चाहिए। जबकि उनके रोजगार चले गए, उनकी आजीविका चले गई, उनके छोटे मोटे व्यवसाय बंद हो गए, उनको काम मिलना बंद हो गया, इसलिए मुफ्त की अनाज की लाइन में लगे हुए हैं। और इसी समय मोदी, नीरव मोदी, मल्ल्या, मेहुल चोकसी हजारों करोड़ रुपया लेकर भाग गए। अदानी अंबानी की संपत्ति दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है। और इसका अर्थ यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक विषमता बढ़ रही है। 10% लोगों के पास 70% संपत्ति का केंद्रीकरण हुआ है, जबकि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का संविधान कहता है कि संपत्ति का केंद्रीकरण यदि लोगों के अहित में है तो ऐसा संपत्ति का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। पहले तो उद्योग डुबा दो, बैंक्स डुबा दो और फिर निजीकरण की बात करो। मोदी जी के अर्थव्यवस्था के चलते 2014 से लेकर तो आज तक मैं कुछ आंकड़े आप लोगों को बताना चाहता हूँ। 2016-17 में मोदी जी की सरकार के चलते 1,08,372 करोड़ रुपए का ऋण जो कारपोरेट सेक्टर के
पास था, उस ऋण को निर्लेखित किया गया, राइट ऑफ किया गया। ये भी मैं बताऊंगा आपको। 2017-18 में 1,61,328 करोड़ का ऋण निर्लेखित किया गया। 2018-19 में 2,36,265 करोड़ का, उसके बाद 2,34,170 करोड़ का, उसके बाद 3,31,814 करोड़ का। ऐसा चलते चलते 10,72,000 करोड़ का ऋण निर्लेखित किया गया। निर्लेखित, अर्थ मंत्री से जब पूछा गया कि इस निर्लेखित का अर्थ क्या है, क्या डूब गए कर्ज, अर्थ मंत्री खड़े होकर कहती नहीं 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 नहीं, ये डूबा हुआ नहीं है, इसको निर्लेखन कहते हैं, इसको कहते हैं राइट ऑफ, ये बैड डेट नहीं है। फिर पूछा गया इसका अर्थ क्या है, हाँ इसकी वसूली के प्रयास किए जाएंगे, इसकी वसूली के प्रयास किए जाएंगे। और वसूल कितना होगा, 5% होगा या मैक्सिमम 10% होगा। सोचिए 10,72,000 करोड़। मोदी जी, आप जब सत्ता में नहीं थे तब मनमोहन सिंह की सरकार से सवाल पूछते थे कि बैंकों का इतना पैसा डूब रहा है, यह सरकार निकम्मी है, यह सरकार बदलनी चाहिए। 5 साल में मनमोहन सिंह की सरकार में निर्लेखित ऋण केवल 32,000 करोड़ था। 5 साल में मनमोहन सिंह की सरकार में निर्लेखित ऋण केवल 32,000 करोड़ था, जबकि 5 साल में मोदी जी की सरकार में निर्लेखित ऋण 10,72,000 करोड़ हुआ है। और इसीलिए 80 करोड़ लोग भिखारी बनकर मुफ्त के अनाज की लाइन में लगे हुए हैं। फिर भी मोदी जी कहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया में 3रे नंबर पर है, दुनिया में 4थे नंबर पर है, हम दुनिया की सबसे अधिक गति से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था है। और इसीलिए हम बैंकों का निजीकरण कर कर अंबानी और अडानी जैसे लोगों की संपत्तियों में कई गुना वृद्धि कर कर 80 करोड़ के बजाय 90 करोड़ लोगों को मुफ्त के अनाज देने की लाइन में लगाना चाहते हैं। ये है हमारी अर्थव्यवस्था का विकास। यदि छोटे मोटे व्यवसायी को ऋण उपलब्ध नहीं होगा, सबको नौकरियां सरकार दे नहीं सकती, सबको कामकाज सरकार दे नहीं सकती, सरकार का आंदोलन चल रहा है, सरकार का मूवमेंट चल रही है, सरकार का एक प्रकार से अभियान चल रहा है कि रोजगार मांगने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बनो। क्या मोदी सरकार का अभियान क्या है? रोजगार मांगने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बनो। दिल्ली सरकार की एक एडवर्टाइजमेंट आती है, मैं देखता हूँ कभी कभी एनडीटीवी पर, वो कहती हैं रोजगार मांगने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बनो। रोजगार देने वाला बनने के लिए बैंक से लोन लेना जरूरी होता है। कोई भी रोजगार निर्माण करने वाला या लोगों को रोजगार देने के लिए उद्योग व्यवसाय शुरू करने वाला, चाहे वो टाटा हो, चाहे यहाँ चाय बेचने वाला हो, किसी का भी रोजगार यदि शुरू करना है व्यवसाय तो बिना बैंक के लोन के नहीं होता। टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, इनको बुलाकर लोन दिया जाता है, इनको बुलाकर लोन दिया जाता है। निजी बैंक भी देती है, सरकारी बैंक भी देती है, देना भी चाहिए, नहीं तो अर्थव्यवस्था का विकास नहीं होगा। परंतु ऐसा देना चाहिए कि बैंक ही ना डूब जाए। कैसा देना चाहिए? ऐसा देना चाहिए कि बैंक ही ना डूब जाए। कितने नीरव मोदी, कितने अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अनिल अंबानी, मालूम है अनिल अंबानी, मोदी सरकार की नीति देखिए, अनिल अंबानी
चाइना के एक बैंक से लोन लिया और अनिल अंबानी ने चाइना की बैंक का लोन देने से मना कर दिया। मेरे पास पैसा नहीं है। चाइना की बैंक ने इंग्लैंड के कोर्ट में उनके अगेंस्ट में याचिका दाखिल की। उसी अनिल अंबानी को हमारी भारत सरकार के मोदी जी ने राफेल कंपनी को पार्टनर बनाकर नागपुर के मिहान में एरोप्लेन के पार्ट्स बनाने के लिए अनुमति दी है। किसके लिए? यह है मोदी सरकार की नीति। मोदी सरकार बैंकों का निजीकरण कर कर किसका भला करने जा रही है? निजीकरण के चलते आज भी सरकारी बैंक जो है उनका विलीनीकरण सरकार कर रही है, जिसके चलते गांव खेड़े में जो बैंकों के ब्रांचेस है वह बंद हो रही हैं, बंद किए जा रहे हैं। सिर्फ रोजगार नहीं जा रहा है, आम आदमी बैंक क्षेत्र से दूर जा रहा है, आम आदमी बैंक क्षेत्र से परे जा रहा है, नहीं मिल रहा है। किसानों को लोन नहीं मिलेगा, किसानों का ऋण माफ करने के लिए आंदोलन करना पड़ता है, परंतु पूंजीपतियों का ऋण माफ करने के लिए कोई आंदोलन नहीं करना पड़ता, वैसे ही सरकार माफ करती है। कल परसों में पढ़ रहा था, हम लोग जानते हैं यदि कोई बैंक का लोन लेता है आम आदमी और लोन नहीं देता तो उसके घर पर ढिंडोरा पीटा जाता है कि यह आदमी बैंक का कर्जा लिया है, पैसा नहीं दे रहा है, हम इसका घर नीलाम करेंगे। खेती और किसान है तो उसके बैल, उसके जानवर छीन कर लिए जाते हैं। यदि आम आदमी ने मोटरसाइकिल के लिए लोन लिया हो, यदि आम आदमी ने गाड़ी के लिए लोन लिया हो तो उसका वाहन उठा कर ले जाती है बैंक। परंतु कभी आपने सुना है कि मेहुल चोकसी का कोई बंगला जब्त किया है बैंक ने? कभी आपने सुना है कि किसी पूंजीपति की संपत्ति जब्त की गई है? कभी आपने सुना है कि पूंजीपति रास्ते पर आया है? कभी नहीं आया है, आएगा भी नहीं। क्योंकि मोदी सरकार नहीं चाहती कि उनके नाम तक आपको मालूम हो। 100 करोड़ के ऊपर ऋण कितने पूंजीपतियों ने डुबाया है, इसकी जानकारियां जब बैंकों से मांगी गई तो इसकी जानकारियां नहीं दी गई है। क्यों नहीं दी गई भाई? जब छोटा मोटा किसान 1 लाख 2 लाख 3 लाख का कर्ज लेता है, उसका ट्रैक्टर उठा कर ले जाते हो, उसके बैल उठा कर ले जाते हो, उसकी खेती नीलाम की जाती है, परंतु 100 करोड़ के ऊपर जो कर्ज डुबा रहा है उसका, और फिर उन्हीं के हाथ में बैंक सौंप रहे हो आप। निजीकरण का मतलब क्या होता है? निजीकरण का मतलब ध्यान में रखिए, निजीकरण का अर्थ ये होता है कि प्राइवेट इंडस्ट्री, प्राइवेट उद्योग, प्राइवेट बैंक वहां जाएगी जहां लाभ मिलता हो, उनको कर्ज देगी जो अधिक ब्याज देने में सक्षम हो, उनको कर्ज देगी जो अधिक ब्याज देने में सक्षम हो, परंतु उनको कर्ज देने के लिए डिपॉजिट्स गरीबों से लेगी। इसका मतलब बैंकों के निजीकरण का मतलब ध्यान में रखिए, गरीबों से थोड़ा धन जमा कर एक बड़े अमीर को अमीर बनने के लिए कर्ज देना। डूब गया तो गरीब डूबेगा। बैंकों के निजीकरण का मतलब समझ लीजिए, क्योंकि बड़ा आदमी बैंक में पैसा जमा करता ही नहीं, वो अपने उद्योग में लगाता है, पैसे से पैसा कमाता है। हम बैंक में पैसा अपनी सुरक्षा के लिए रखते हैं, उसको सुरक्षा की जरूरत नहीं है, वो पैसे से पैसा कमाना चाहता है। और इसीलिए आप पूछिए ना अडानी से, अंबानी से, टाटा से, बिरला से कि फिक्स डिपॉजिट में कितना पैसा रखा है। किसी उद्योगपति ने फिक्स डिपॉजिट में पैसा रखा है, आप विश्वास कर सकते हो? क्यों नहीं रखते? क्यों नहीं रखते? इसलिए नहीं रखते कि फिक्स डिपॉजिट पर कितना मिलेगा, 2%, 3%, 4%। पेंशनर लोग यहाँ बैठे हुए रो रहे हैं कि बैंक से फिक्स डिपॉजिट पर जो ब्याज मिलता था उसके भरोसे हमारा संसार गुजारा चलता था। सरकार
उस पर भी ब्याज कम कर रही है। किसके हित की सरकार है? अरे भाई, जिसका गुजारा ही उस ब्याज के भरोसे, वो भी आप कम कर रहे हो। क्यों कम कर रहे हो? क्योंकि पूंजीपतियों को कम ब्याज के दर से लोन दिया जा सके। किसके हित की सरकार है ये? पूंजीपतियों को कम ब्याज से ऋण देने के लिए जो आम आदमी है उसके फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज कम किया जा रहा है। मुझे याद है किसी समय में मैं सोचता था कि 10% मिल जाएगा, बाद में 9% हो गया। मैंने बोला चलो चल जाएगा, फिर 8 हो गया। अब भाई कर क्या सकते हैं, 8 हो गया तो 8 ही सही, जितना मिलता है पैसा तो सुरक्षित है। अब तो 4.5 तक आ गया होगा शायद, अब तो 4.5 तक आ गया होगा। और महंगाई की दर 12.5% है। 12.5% महंगाई और 4.5% आमदनी। कैसा जिएगा आम आदमी? मोदी जी, कैसा जिएगा आम आदमी? आपका तो बाल बच्चे नहीं है, आपका तो घर बार नहीं है, आपका तो संसार नहीं है, आपको जो भी मिलता है सरकार से मिलता है, फ्री में मिलता है। क्या चाहिए आपको? पैसा नहीं भी ले आप तनख्वाह लेते नहीं लेते मालूम नहीं। मनमोहन सिंह जी केवल 1 रुपया लेते थे, प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, केवल 1 रुपया लेते थे। वह भी इसलिए क्योंकि उनको वर्ल्ड बैंक में वो नौकरी करते थे, वहाँ से पेंशन मिलता था, इसलिए डबल सैलरी नहीं चाहिए, इसलिए भारत सरकार से केवल 1 रुपया वो लेते थे। मोदी जी कितना लेते हैं मालूम नहीं, जो कुछ भी लेते हो, परंतु उन पर जितना खर्च होता है शायद किसी प्राइम मिनिस्टर पर उतना खर्च नहीं होता होगा। देश आदमी मुफ्त लाइन में खड़ा हुआ है और नदी में डुबकी लगाने के लिए 55 कैमरे लगाए जाते हैं। मोदी जी कैसे उस गंदी गंगा में, जिसको शुद्ध करने के लिए किसी समय में 20,000 करोड़ रुपए का बजट मोदी सरकार ने ही दिया था, उस गंगा में डुबकी लगाते समय सारी दुनिया को देखे, इसलिए 55 कैमरे लगाए जाते हैं। 55 कैमरे, खर्च कितना होगा? और फिर भी भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, भारत का प्रधानमंत्री धर्मनिरपेक्ष है। इतना धर्मनिरपेक्ष है कि सारे ही सरकारी बैंकों को पूंजीपतियों को दहेज में दे रहा है। सारे ही सरकारी बैंकों को पूंजीपतियों को दहेज में दे रहा है। जब डूबती हुई बैंक बेचने जाओगे तो क्या मिलेगा? डूबती हुई बैंक बेचने जाओगे तो, और मोदी जी, यह बैंक सरकार की नहीं है। गलत बोलते हैं लोग कि यह सरकार की बैंक है। इनको पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कहा जाता है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का अर्थ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक, यह सारे उद्योग, LIC हो, WCL हो, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हो, बैंक्स हो, यह पब्लिक के ओनरशिप के हैं। पब्लिक इसकी ओनर है, हम इसके मालिक हैं। और हमें दर्द होता है कि मेरी संपत्ति मेरा प्रतिनिधि बनकर बैठा हुआ बेच रहा है, और वो भी मुझसे पूछे बगैर, वो भी मुझसे पूछे बगैर। प्रतिनिधि, धन्यवाद, प्रतिनिधि बनकर, ऐसा प्रतिनिधि चुनना था मुझे कि जो मुझे ही बेच देगा, एक दिन मुझे ही नीलामी में खड़ा कर देगा। मेरी बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक बेचने जा रहा है। और ध्यान रखे, मैं अब आह्वान करूंगा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और OBCs को आह्वान करूंगा, उन्होंने आना चाहिए था। आज के इस निषेध मोर्चा में उन्होंने आना चाहिए था। आज बैंक में आपको आरक्षण है, सबको मिलाकर 50% आरक्षण है, सबको मिलाकर कंपल्सरी है, जरूरी है, क्योंकि
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साक्षी है, इनका लिखा हुआ संविधान जिसमें 16(4) कहता है कि सारे ही सरकारी उद्योगों में आरक्षण दिया जाएगा। यह मैंडेटरी है, संविधान का आदेश है। मोदी जी बड़े धूर्त व्यापारी हैं, गुजराती हैं, व्यापार उनके खून में है, बड़े धूर्त व्यापारी हैं। संविधान के 16(4) को हाथ नहीं लगाएंगे, संविधान के 16(4) को छुएंगे भी नहीं छुएंगे। कहेंगे पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर भी, मैं तो आरक्षण का समर्थक हूं, आरक्षण को कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। जबकि उनके माता पिता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक कभी कभी नींद से जाग जाते हैं और कहते हैं कि आरक्षण की नीति का पुनरावलोकन जरूरी है। कितने समय तक किसको आरक्षण दिया जाना चाहिए, इसका पुनरावलोकन जरूरी है। माता पिता कहते हैं पुनरावलोकन जरूरी हो, बेटा कहता है कि खबरदार आरक्षण के बारे में हम छुएंगे भी नहीं आरक्षण को, परंतु आरक्षण मिलने भी नहीं देंगे। आरक्षण रहेगा ही नहीं तो क्या मिलेगा? 16(4) छुएंगे नहीं, परंतु हम रेलवे बेच देंगे, हम स्टेशंस बेच देंगे, हम एयरपोर्ट्स बेच देंगे, हम बंदरगाह बेच देंगे, हम रास्ते बेच देंगे, हम स्टेडियम बेच देंगे, हम सारी खदानें बेच देंगे, हम LIC बेच देंगे और अब बैंक्स भी बेच देंगे। इसका मतलब सार्वजनिक क्षेत्र में हम आरक्षण को समाप्त ही कर देंगे, 16(4) को छुएंगे नहीं। कब जागोगे? कब जागोगे? अनुसूचित जाति, जनजाति और OBC के लोगों, कब जागोगे? जब सारे ही उद्योग बिक जाने के बाद, सारे ही बैंक्स बिक जाने के बाद, LIC का निजीकरण हो जाने के बाद, रेलवे का निजीकरण हो जाने के बाद जागोगे। आज रेलवे, LIC, बैंक्स, डिफेंस, यह सारे ही सबसे बड़े रोजगार देने वाले सरकारी उपक्रम हैं। इतने बड़े रोजगार देने वाला सरकारी उपक्रम और कोई नहीं है यदि यही निजीकरण हो जाता है। बड़े पीयूष गोयल जी बड़े पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर कुछ रेलगाड़ियां हमने निजी कंपनियों को दे दी है, कुछ स्टेशंस हमने निजी लोगों को दे दिए हैं, कुछ स्टेडियम्स हमने निजी लोगों को दे दिए हैं, कुछ रास्ते, रोड्स। नितिन गडकरी जी कहते हैं कि मैं तो रोड मंत्री हूं और इसीलिए सब लोगों को रास्ते पर ले आऊंगा, सब लोगों को रास्ते पर ले आऊंगा, मैं तो रोड मंत्री हूं। और फिर समृद्धि मार्ग बन रहा है, समृद्धि मार्ग बन रहा है और नागपुर से मुंबई जाते जाते जो टोल टैक्स लगेगा वह 1200 रुपया लगेगा वन वे, और रेल का किराया होगा यदि सेकंड क्लास से जाना है तो 350 रुपया। फिर किसके लिए बना समृद्धि मार्ग? 1200 रुपया जो रोड टैक्स देगा उसके लिए बनाना। अभी हरियाणा की बात चल रही थी, बड़े बड़े 6 लेन 4 लेन रोड बने हैं, 2 व्हीलर को अलाउ नहीं है, 2 व्हीलर को अलाउ नहीं है। किसके लिए बने ये लोग? तो यह सारी अर्थव्यवस्था किधर जा रही है? मैं अनुसूचित जाति, जनजाति और OBCओं को आह्वान करता हूं, केवल ये बैंक का सवाल नहीं है, यह सारे ही सरकारी उपक्रमों का सवाल है, यह सारे ही सरकारी उद्योगों का सवाल है। यदि उद्योग ही नहीं बचेंगे तो आज की पीढ़ी को और कल की पीढ़ी को आरक्षण कहां से मिलेगा? आज हम लोग कम से कम वहां जाकर बैठते हैं और यह मैं दावे के साथ कहता हूं, जब जीवन राम जी जब रेल मंत्री थे तो सबसे अधिक आरक्षण भरा गया था। हम आज भी उनका गुणगान करते हैं इसके लिए। उसके बाद में
रामविलास पासवान जी के समय में सबसे अधिक आरक्षण भरा गया था। इन लोगों का हम आज भी गुणगान करते हैं। यह सबसे बड़ा रोजगार, और यह सिद्ध हो गया है कि आरक्षण से प्राप्त जिनको भी नौकरियां मिली है वह किसी से भी कम नहीं है। उन्होंने कभी भी इन उद्योगों को नुकसान नहीं पहुंचाया है। बैंक यदि डूब रही है तो आरक्षण वालों की वजह से नहीं डूब रही है। आज निर्लेखित कर्ज की बात आती है, किसने दिया कर्ज? किसने दिया एक कर्ज इतना बड़ा बड़ा? आज जिन्होंने भी ये कर्ज दिया है बड़े बड़े सारे ही बैंकों के अधिकारी आज सारे ही प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं। सारे प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं। बैंक में थे तब प्राइवेट सेक्टर का हित सोचते थे, आज बैंक में नहीं है तो भी प्राइवेट सेक्टर का हित देखते हैं। तो इसलिए जानबूझकर सरकारी उद्योग डुबाए जा रहे हैं। हम लोगों को दिवालिया देश को बेचने का यह षड्यंत्र चल रहा है पूंजीपतियों के हाथ में। सारी ही अर्थव्यवस्था यदि पूंजीपतियों के हाथ में जाएगी, जैसा मेरे एक साथी ने कहा है कि सारी ही अर्थव्यवस्था पूंजीपतियों के हाथ में जाएगी और मुझे राशन के दुकान की लाइन में ही जाकर खड़ा होना है, तो मुझे इस सरकार की जरूरत क्या है? मुझे सरकार क्यों चाहिए? किसके लिए चाहिए? ऐसे सरकार की मुझे जरूरत नहीं है जो मुझे बेचने को निकली है, जो मेरी बैंक्स बेच रही है, जो मेरे आने वाले पीढ़ियों को गुलाम बनाने के लिए सोच रही है, अर्थव्यवस्था से बाहर करने के लिए सोच रही है। इसलिए यह आज की पीढ़ी का सवाल है, यह कल की पीढ़ी का सवाल है, यह बैंक वालों का सवाल नहीं, यह आम आदमी का सवाल है। जो आम आदमी बैंक से जुड़ा हुआ है, बैंक से जुड़ा हुआ रहना चाहता है, अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ रहना चाहता है, अर्थव्यवस्था में योगदान देना चाहता है, अपने सम्मान के लिए जीना चाहता है, और सम्मान से जीने के लिए अर्थव्यवस्था से जुड़ा होना, बैंक से जुड़ा होना आवश्यक है। निजी बैंक हमें यह सुविधा कभी भी नहीं देगी, इसीलिए हम इस निजीकरण का विरोध करते हैं। केवल बैंकों का निजीकरण का नहीं, सारे ही सरकारी उपक्रमों के निजीकरण का विरोध करते हैं। हम आज थोड़े से लोग यहाँ बैठे हैं, मैं यही कहूँगा कि रविवार को मैंने कहा था कि मैं अकेला बैठूंगा। सोच रहा था कि चलो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। हम लोग 10, 12, 15 है, बहुत है। 10, 12, 15 है, बहुत है। आपका यहाँ आने से जुड़ने का मैं आपका अभिनंदन करता हूँ कि कम से कम आप यह बताना चाहते हो कि यह प्रश्न हमारा भी है, यह प्रश्न हमारे आने वाली पीढ़ी का है, यह प्रश्न आम आदमी का है। इससे आम आदमी जुड़ना चाहता है और मोदी जी की इस निजीकरण की नीति का हम अपनी शक्ति के अनुसार, क्षमता के अनुसार विरोध करना चाहते हैं। कितना होगा, मोदी जी की नीति बदलेगी नहीं बदलेगी, इसके बारे में हम कुछ नहीं कहते। उम्मीद है कि किसान आंदोलन के लिए माफी मांगी है। यदि इस निजीकरण की प्रक्रिया से आम आदमी जुड़ता है तो मोदी जी को इसके लिए भी माफी मांगनी पड़ सकती है। केवल बैंक के कर्मचारियों के आंदोलन से यह प्रक्रिया रुकने वाली नहीं है। बैंक के कर्मचारियों के साथ साथ आम आदमी को भी अपनी बेहतरी के लिए, अपनी भलाई के लिए, अपने विकास के लिए, अपने बच्चों की भलाई के लिए बैंक के कर्मचारियों के साथ इस आंदोलन से हमें भी जुड़ना होगा। इसीलिए आज का यह कार्यक्रम, आज का यह निषेध कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित किया है। आप सब लोग यहाँ पर आए, आपका धन्यवाद। और मैं फिर से बाबा साहब की याद करता हूँ कि बाबा साहब की जो अर्थनीति थी वह अर्थनीति बैंक के निजीकरण की अनुमति नहीं देती, और इसीलिए मैं बाबा साहब का याद कर कर आप सब लोगों को आह्वान करता हूँ कि इस निजीकरण की नीति को कम से कम जितना हो सके उतना विरोध करें। धन्यवाद। बैंकों के निजीकरण के
विरोध में सिर्फ बैंकों के ही नहीं तो रेलवे, बीएसएनएल, डिफेंस, एयरपोर्ट, एयर इंडिया, तमाम ऐसे जो सरकारी कंपनियां हैं, सरकारी उपक्रम हैं, उन्हें निजीकरण के हाथों में, अडानी अंबानी जैसे लोगों के हाथ में सौंपने का जो कार्यक्रम मोदी सरकार कर रही है, उसके इस निषेध सभा में, इस निषेध आंदोलन में आप सब सम्मिलित हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। यही प्रक्रिया हम अपने समाज में, अपने लोगों तक पहुंचाने के लिए आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।